नमस्कार। आज हमारे सामने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का एक नया भर्ती विज्ञापन है। लेकिन हम इसे सिर्फ एक विज्ञापन की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसे डिकोड करेंगे। मतलब इन नियमों, शर्तों और तारीखों के पीछे छिपे संकेतों को समझेंगे कि डीआरडीओ को असल में किस तरह के लोग चाहिए। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि कोई भी सरकारी विज्ञापन, और वो भी डीआरडीओ जैसा, ये सिर्फ एक जानकारी का दस्तावेज नहीं होता। सही बात है। यह उस संस्था की सोच, उसकी संस्कृति और कह सकते हैं कि उसकी अपेक्षाओं का एक ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल सही शब्द है। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। जी, कि एक सफल उम्मीदवार के अंदर असल में क्या गुण होने चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे हाथ में है सेप्टेम 11, मतलब CEPTAM 11 का विज्ञापन, और इसके FAQs भी हैं। हम दो मुख्य पदों पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B, STA-B। और दूसरा टेक्नीशियन A या टेक A। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि डीआरडीओ दरवाजा खोलकर किसे बुला रहा है। अवसर कितना बड़ा है? अवसर तो काफी बड़ा है। देखिए, डीआरडीओ, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत देश की तीनों सेनाओं के लिए हाईटेक सिस्टम्स बनाता है, दो प्रमुख भूमिकाओं के लिए भर्ती कर रहा है। पहली है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी या STA-B। ये एक ग्रुप B नॉन गेजेटेड पद है और इसमें 56 रिक्तियां हैं। 561। अच्छा, ये तो काफी अच्छी संख्या है। और दूसरा पद? दूसरा है टेक्नीशियन A या टेक A। ये ग्रुप C का पद है और इसकी 203 रिक्तियां हैं। तो कुल मिलाकर 764 पद हो गए। जी है, 764 पद। और ये वो लोग हैं जो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ, मतलब उनके विचारों को जमीन पर उतारते हैं। ये बैकबोन है एक तरह से। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी। और इस बैकबोन को सैलरी क्या मिलती है? क्योंकि ये भी तो एक बड़ा मोटिवेशन होता है ना। बिल्कुल होता है। STB के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 है। मतलब कि शुरुआती वेतन ही करीब 35,400 रुपए होगा, जो भत्तों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। और ये कहाँ तक जा सकता है? ये 1,12,400 रुपए तक जा सकता है। और इसके लिए योग्यता है विज्ञान में स्नातक यानी BSc या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ओके, तो BSc और डिप्लोमा वालों के लिए लेवल 6 की नौकरी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं टेक ए पर। मैंने विज्ञापन में देखा कि इसके लिए ITI की शर्त है जी, जो इसे बहुत ही ज्यादा स्किल आधारित बना देता है। इसके वेतन और बाकी योग्यताओं में क्या फर्क है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टेक ए पूरी तरह से प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन स्किल पर आधारित है। अच्छा। इसीलिए इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 2 है, यानी 19,900 रुपए से 63,200 के बीच प्लस भत्ते। और योग्यता एकदम साफ है, 10वीं पास और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट। जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, इस तरह के ट्रेड्स। यहां तक तो सब सीधा लगता है। लेकिन अब आता है इस विज्ञापन का सबसे हैरान करने वाला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम। हाँ, एक ऐसा नियम जो हमारी ज्यादा डिग्री मतलब बेहतर उम्मीदवार वाली सोच पर सीधा सवाल खड़ा करता है। और ये नियम साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि BTech, MSc या PhD जैसी उच्च डिग्री वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। एक मिनट, वे अयोग्य माने जाएंगे। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद BTech कर लिया तो वो डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए भी अयोग्य हो गया। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा और व्यावहारिक तर्क है। डीआरडीओ को इन भूमिकाओं के लिए एक विशिष्ट कौशल सेट चाहिए जो डिप्लोमा और BSc के पाठ्यक्रम में सिखाया जाता है। अच्छा। जो ज्यादा प्रैक्टिकल और फोकस्ड होता है। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो ओवर क्वालिफाइड हो और कुछ महीनों बाद नौकरी से असंतुष्ट होकर बेहतर अवसरों की तलाश करने लगे। मतलब ये रिटेंशन और जॉब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। वे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति चुना जाए वो उस काम के लिए बना हो और लंबे समय तक टिका रहे। ये वाकई एक बड़ा कैच है कि ज्यादा पढ़ना यहाँ नुकसानदायक हो सकता है। जी हाँ, ये नियम उम्मीदवार को और संस्था दोनों को भविष्य की समस्याओं से बचाता है। तो अगर कोई उम्मीदवार इस क्वालिफिकेशन वाले फिल्टर से बच निकलता है तो अगला पड़ाव आता है उम्र का। हाँ, उम्र के लिए क्या नियम है? उम्र की सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच रखी गई है। और इसकी कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026, यानी इस तारीख को आपकी उम्र 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें छूट भी तो होगी? हाँ बिल्कुल। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWBD उम्मीदवारों को 10 से 15 साल की सरकारी नियमों के हिसाब से छूट है। और उम्र के साथ ही जुड़ा एक और शब्द जो हर सरकारी नौकरी के विज्ञापन में एक
एक जाल की तरह होता है। कौन सा? क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। हाँ, पात्रता की निर्णायक तिथि। सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द फाइनल डेडलाइन। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसके बाद आपकी कोई भी डिग्री, सर्टिफिकेट या उम्र मान्य नहीं होगी। और वो तारीख भी वही है? जी, ये तारीख भी 1 जनवरी 2026 ही है। मान लीजिए आपका डिप्लोमा का रिजल्ट 2 जनवरी 2026 को आता है। तो भले ही आपने परीक्षा दिसंबर में दी हो, डीआरडीओ की नज़र में आप योग्य नहीं हैं। ये बहुत सख्त नियम है। अरे बाप रे! और हर साल हजारों उम्मीदवार सिर्फ इसी एक लाइन की वजह से बाहर हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। मतलब सब कुछ इस तारीख से पहले आपके हाथ में होना चाहिए। चलिए, अब मान लेते हैं कि एक उम्मीदवार योग्य है, उम्र भी सही है, सारे दस्तावेज भी क्रूशियल डेट से पहले के हैं। अब उसे आवेदन करना है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, drdo.gov.in पर। और तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए। आवेदन 11 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 1 जनवरी 2026 को रात 11:55 पर बंद हो जाएंगे। एक मिनट, यहाँ फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब लगा मुझे। एक हिस्सा वापस नहीं होगा और दूसरा हिस्सा वापस होगा, लेकिन सिर्फ परीक्षा देने पर। ये मैंने पहले कहीं नहीं देखा। हाँ, ये शर्त बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ फीस नहीं है, ये एक फिल्टर है। कैसे? STIB के लिए कुल 750 रुपये हैं, जिसमें से 250 रुपये नॉन रिफंडेबल और 500 रुपये रिफंडेबल हैं। और टेक हे के लिए कुल 600 रुपये हैं, जिसमें 100 रुपये नॉन रिफंडेबल और 500 रुपये रिफंडेबल। तो ये 500 रुपये वापस कैसे मिलेंगे? क्या शर्त है? ये 500 रुपये की राशि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो टियर 1 की परीक्षा में शामिल होते हैं। ये डीआरडीओ का ये कहने का तरीका है कि हम लाखों आवेदन नहीं चाहते, हम हजारों गंभीर उम्मीदवार चाहते हैं। अच्छा, मतलब जो सीरियस नहीं है उन्हें पहले ही फिल्टर कर दो। बिल्कुल। जो लोग परीक्षा देने की जहमत भी नहीं उठाते, उनका पैसा रखकर डीआरडीओ अपना प्रशासनिक बोझ और लागत कम कर रहा है। ये दिखाता है कि वे प्रक्रिया में शुरू से ही गंभीरता की उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि महिलाओं, SC/ST और अन्य आरक्षित श्रेणियों को भी। हाँ, जिन्हें आवेदन शुल्क से छूट है उन्हें भी ये 500 रुपये जमा करने होंगे, जो परीक्षा देने के बाद उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। मतलब ये नियम सबके लिए बराबर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, ये बराबरी और गंभीरता का एक पैमाना है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, चयन प्रक्रिया। परीक्षा कैसी होगी? विज्ञापन के अनुसार ये 2 स्तरीय कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, टियर 1 और टियर 2। और यहीं पर डीआरडीओ के माइंडसेट की एक और परत खुलती है। शुरुआत करते हैं टियर 1 से, जो STAB और टेक ए दोनों के लिए समान है। ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है। 150 प्रश्न, 120 मिनट का समय। और विषय वही है, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग। लेकिन यहाँ 2 बड़े ट्विस्ट हैं। पहला, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है ना? जी हाँ, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ भीड़ कम करने के लिए है। और दूसरा ट्विस्ट, जो असल में खेल बदल सकता है, वो ये है कि परीक्षा के सभी खंड टाइम बाउंड होंगे। टाइम बाउंड मतलब हर सेक्शन के लिए एक निश्चित समय होगा। अगर आपने गणित के लिए आवंटित 25 मिनट में से 20 मिनट ही इस्तेमाल किए, तो बाकी के 5 मिनट आप रीजनिंग में नहीं जोड़ सकते। अरे! और समय खत्म होने के बाद आप उस सेक्शन में वापस भी नहीं जा सकते। ये तो सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये तो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में प्रदर्शन करने की परीक्षा है। बिल्कुल, आप एक सवाल पर ज्यादा देर अटक नहीं सकते। आपको हर सेक्शन में बराबर कुशल होना होगा। और इसी में एक और परत जोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। तो अब समीकरण बनता है गति प्लस सटीकता प्लस समय प्रबंधन। मतलब डीआरडीओ को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दबाव में शांत रहकर सही और तेज निर्णय ले सके। ये गुण रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो जो लोग इस टियर 1 की अग्नि परीक्षा को पार कर लेंगे, उनका अगला पड़ाव क्या होगा? पहले STAB की बात करते हैं। STAB के लिए टियर 2 के 2 हिस्से हैं। भाग 1 एक पर्सनालिटी टेस्ट है। ये अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये क्यों होता होगा? शायद ये देखने के लिए कि उम्मीदवार टीम में काम करने और संस्था के माहौल में फिट बैठने लायक है या नहीं। अच्छा, और असली मुकाबला? असली मुकाबला है भाग 2, जो कि विषय विशेष की परीक्षा है। 120 प्रश्न, 120 मिनट। हर सवाल के लिए 1 मिनट। बिल्कुल।
ये पूरी तरह से आपकी टेक्निकल नॉलेज पर आधारित होगा और अंतिम चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ इसी परीक्षा के अंक होंगे। टियर 1 के नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट के नहीं, सिर्फ इसके। एकदम साफ और पारदर्शी प्रक्रिया। अब टेक ए के लिए टियर 2 में क्या अलग है? टेक ए के लिए भी टियर 2 में पर्सनैलिटी टेस्ट है जो क्वालिफाइंग है और विषय विशेष की परीक्षा है। फर्क ये है कि यहाँ विषय विशेष परीक्षा में 120 प्रश्नों के लिए सिर्फ 90 मिनट मिलेंगे। ओहो, मतलब यहाँ गति की मांग और भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और टेक ए के लिए एक और चरण है ना, ट्रेड टेस्ट। बिल्कुल, और ये टेक ए की आत्मा है। टियर 2 के अंकों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये भी क्वालिफाइंग है। इसमें क्या होता है? इसमें आपके ITI ट्रेड जैसे फिटर या इलेक्ट्रिशियन का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। आपसे मशीन पर काम करवाया जाएगा, कोई जॉब बनाने को कहा जाएगा, ये देखने के लिए कि आपकी कागजी योग्यता और असल कौशल में कोई अंतर तो नहीं है। मतलब टेक ए के लिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, काम करना भी आना चाहिए। ये पूरी चयन प्रक्रिया अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। अनुशासन, समय का सम्मान, सटीकता और प्रैक्टिकल स्किल। और ये अनुशासन सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, नौकरी मिलने के बाद भी ये जारी रहता है। वो कैसे? विज्ञापन में एक लाइन लिखी है, अखिल भारतीय सेवा दायित्व। इसका सीधा सा मतलब है ऑल इंडिया पोस्टिंग। हाँ। आपकी नौकरी भारत में कहीं भी लग सकती है और आपको जाना पड़ेगा। और एक शर्त भी है कि पहली पोस्टिंग पर कम से कम 5 साल सेवा करनी होगी। जी हाँ, इस दौरान ट्रांसफर का कोई अनुरोध नहीं सुना जाएगा। ये एक तरह का कमिटमेंट है जो DRDO आपसे शुरुआत में ही ले रहा है। हाँ, हालांकि वे आवेदन के समय आपसे आपकी पसंद के 5 शहर पूछते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय संस्था का ही होता है। ये फिर से वही बात दिखाता है, संस्था की जरूरतें व्यक्ति की पसंद से ऊपर हैं। अंत में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। परीक्षा हॉल के नियम, क्या ले जाना है और क्या नहीं। नियम बहुत सख्त है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच भी नहीं। सिर्फ एडमिट कार्ड, एक ओरिजिनल फोटो ID और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। बस। और हाँ, हल्के फुल्के अंदाज में। मतलब आधी जिंदगी जिस 10वीं की मार्कशीट को अलमारी में बंद रखा, DRDO उसे जन्म तिथि के सबूत के तौर पर परीक्षा हॉल में वापस बुला सकता है अगर आपके ID कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ साफ नहीं है। हाँ, सही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान न देने से पूरी तैयारी पर पानी फिर सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी पड़ताल को समेटें तो एक तस्वीर साफ होती है। DRDO को सिर्फ एक डिप्लोमा होल्डर या BSc ग्रेजुएट नहीं चाहिए। नहीं, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नियमों का पालन करे, समय का पाबंद हो, दबाव में काम कर सके और जिसके पास अपने क्षेत्र का गहरा व्यवहारिक ज्ञान हो। बिल्कुल। ये चयन प्रक्रिया सिर्फ ये नहीं देख रही कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये भी देख रही है कि आप कौन हैं। आपके अनुशासन की भावना, आपकी सटीकता, आपकी प्रतिबद्धता, इन सब की परीक्षा हो रही है। और ये स्वाभाविक भी है। हाँ, क्योंकि जब आप देश की रक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये बात सिर्फ भर्ती तक सीमित नहीं रहती होगी। इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ चुने जाते हैं उनसे अपने पूरे करियर में इसी स्तर के अनुशासन और सटीकता की उम्मीद की जाएगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं है, ये एक खास वर्क कल्चर को अपनाना है। तो ये भर्ती उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। और ये विज्ञापन हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है, जिसकी हमने शुरू में बात की थी। क्या उच्च योग्यता हमेशा किसी पद के लिए सही योग्यता होती है? DRDO का जवाब तो साफ है, नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी काम के लिए सबसे जरूरी क्या है,